राइज ऑफ डेविल प्रोफेसर एपिसोड 8। तनु सना को देख कहती है, अरे ये सब छोड़, मुझे पैकिंग करनी है, अंश कभी भी आते होंगे। सना ना समझी से कहती है, पैकिंग? लेकिन क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? तनु सना को देख मुस्कुरा के बोली, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। वो भाई यहाँ हैं, तो अंश को ही दिल्ली का पूरा ऑफिस संभालना पड़ता है, इसलिए हमें अब दिल्ली वापस जाना होगा। सना तनु की बात सुन उससे पूछती है, अच्छा तनु, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम्हारी शादी के बारे में? तनु नामे सिर हिला के बोली, नहीं, दिल्ली जाके पहले घर ही जाएंगे और उन्हें सब बताएंगे। वैसे भी वो अंश को कभी मना नहीं करेंगे। सना मुस्कुरा के हाँ कहती है और फिर तनु के साथ उसकी पैकिंग करने में उसकी मदद करने लगती है। तारांकन अंडस्को देवांश का रूम अंडस्को। चाहत वॉशरूम से बाहर आती, देवांश ने उसे जो अपनी शर्ट दी थी चाहत ने वही पहनी हुई थी। देवांश की शर्ट चाहत के घुटनों के नीचे तक आ रही थी। चाहत जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि रूम में देवांश नहीं है। चाहत की नजर अब बेड की तरफ जाती है जहां सब साफ किया हुआ था। चाहत कुछ देर बेड को देखती है और फिर ड्रेशन के सामने वो पहले अपने बालों से टॉवल हटा साइड में रखी चेयर में फेंक देती है और फिर ड्राई से अपने बालों को सुखाने लगती है। चाहत कुछ ही देर में अपने बाल सूख लेती है और फिर पलट कर बेड की तरफ जाने लगती है, क्योंकि चाहत को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी और वो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। वो अंदर से अभी वीक थी। चाहत अभी बेड के पास पहुंची ही होगी कि उसे कुछ याद आता तो वो रुक जाती है। चाहत बेड को देख खुद से कहती है, अगर मैं बेड में सोई और सर को ये पसंद नहीं आया तो? नहीं नहीं, मैं उनके परमिशन के बिना उनके बेड में नहीं सो सकती हूँ। वैसे भी मुझे अभी तक पता नहीं है उन्होंने ये शादी मुझे उस सम्राट से बचाने के लिए की है या वो मुझसे। इतना बोल चाहत चुप हो जाती है और फिर एक नजर बेड को देख पीछे पलट जाती है। चाहत सोफे के पास आती है और उसमें बैठ वो कुछ देर अपने और देवांश के रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। चाहत कई देर तक सोचती रहती है और फिर उसकी आंखें भारी हो जाती और वो सोफे में लेट जाती है। अब तक रात के 10 बज गए थे। अयांश और तनु दिल्ली के लिए निकल गए थे। देवांश अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था कि तभी वहां आदिल आ जाता है और देवांश को अब तक काम करता देख वो देवांश से कहता है, देव तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था। देवांश आदिल की बात सुन उसे घूरने लगता है। आदिल देवांश को खुद को घूरते देख आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या मुझे तुम ऐसे क्या घूर रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? देवांश अभी भी आदिल को घूर रहा था, तो आदिल अपनी नजर देवांश से हटा सोफे की तरफ जा सोफे में बैठते हुए कहता है, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि चाहत की तबीयत अभी ठीक नहीं है और मुझे पता है तुमने तो उसे खाना भी नहीं खिलाया होगा और न उसकी मेडिसिन। देवांश जैसे ही आदिल की बात सुनता है, उसके हाथ जो लैपटॉप के कीबोर्ड में चल रहे थे अचानक रुक जाते हैं। आदिल तिरछी नजरों से देवांश को देखता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, वैसे उसे अब मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मुझे तो अब वो ठीक ठाक लगती है, तभी तो इधर उधर फुदकती रहती है। वैसे भी अब तक वो सो गई होगी। चल तू काम करता रह, मैं चलता हूँ। आदिल ये बोल सोफे से उठ जाता है और एक नजर देवांश को देख डेविल स्माइल करते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। आदिल के जाने के बाद देवांश जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। देवांश स्टडी रूम से निकल अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं देवांश को जाता देख आदिल जो पिलर के पीछे छुपा हुआ था वो मुस्कुराने लगता है और छुप छुप के देवांश को जाते हुए देखने लगता है जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। आदिल जिसका पूरा ध्यान देवांश को देखने में था, उसके पीछे से कोई धीरे से कहता है, चले गए सर। आदिल देवांश के रूम की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ चला गया, जाता नहीं तो क्या करता। अभी आदिल ने इतना कहा ही था कि उसे याद आता है उसके सिवा कोई और भी उसके साथ है। वो एकदम से पीछे मुड़ता है और अचानक सना को अपने पास देख वो घबरा के पिलर में चिप जाता है, लेकिन उसके अचानक पलटने और घबराने से सना पर उसका धक्का लग जाता है जिससे सना पीछे गिरने लगती है। आदिल सना को गिरता देख झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सना आदिल के खींचने से सीधे आदिल के सीने से जा लगती है। आदिल सना को उसके कंधों से पकड़ लेता है, वहीं सना आदिल के सीने से लगी होती है। सना की सांसें डर की वजह से तेज तेज चल रही थी, जो सीधे आदिल को अपने गले में महसूस हो रही थी, जिससे आदिल को अजीब सा लगने लगता है। आदिल जल्दी से सना को खुद से दूर कर देता है और उसे थोड़ा दूरी बना के कहता है, आई एम सॉरी मिस सना, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, वो मैंने अचानक आपको अपने पीछे देखा तो मैं डर गया। सना आदिल को देखती है जो उससे दूरी बना के खड़ा था। सना को अजीब लगता है, वो आदिल को देख कहती है, आप मुझे आज इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे
सना बोल ही रही थी कि उसे याद आता है। वो क्या फालतू के सवाल कर रही है। सना आदिल को देखती है और फिर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं सर, गलती मेरी थी, मुझे ऐसे आपके पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी। इतना बोल सना एक नजर आदिल को मुस्कुरा के देखती है और फिर वहां से चली जाती है। आदिल सना को जाते हुए देखता है और फिर एक जोरदार पंच फिल्म में मार देता है और फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तारांकन अंडस्को देवांश का रूम अंडस्को। देवांश जब अपने रूम में आता है तो उसे चारों तरफ अंधेरा दिखता है। देवांश लाइट ओपन करता है तो उसकी नजर सीधे बेड की तरफ जाती है जहां उसे कोई नहीं दिखता है। देवांश को जब बेड में कोई नहीं दिखता है तो वो एक पल के लिए अपनी जगह में खड़ा हो जाता है और बेड को घूरे जाता है। देवांश बेड से अपनी नजर हटा अब रूम में इधर उधर देखने लगता है और फिर उसकी नजर सोफे की तरफ जाती है जहां चाहत सुकुट की सो रही थी। उसने ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ा हुआ था जिससे शायद उसे ठंड लग रही थी और उसने अपने हाथ पांव को फोल्ड कर रखे थे। उसके गाल ठंड से लाल हो रखे थे। चाहत ने देवांश की जो शर्ट पहनी हुई थी उसने उससे अपने पैरों को मोड़कर उसे अपने पैरों को पूरा कवर किया हुआ था। देवांश की शर्ट चाहत के हिसाब से बहुत ढीली थी जिससे चाहत अपने पैरों को उसे आराम से कवर किए हुए थी और हाथों से भी शर्ट की बाजू को बाहर निकाला हुआ था और उनकी मुट्ठी बना अपने सीने से लगाया हुआ था। देवांश अपनी जगह में खड़े हो एकटक चाहत को देखे जा रहा था। देवांश को चाहत इस वक्त 2 साल की छोटी बच्ची लग रही थी जो सोते हुए बहुत ही प्यारी और मासूम दिखती है। देवांश चाहत को देखते हुए ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर चाहत के सोते हुए चेहरे को गौर से देखने लगता है। देवांश देखता है कि चाहत की कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर बार बार आ रही हैं। वो कई देर तक उन बालों की लटों को देखता रहता है और फिर चाहत को देखते हुए ही वो अपने हाथ को चाहत के चेहरे की तरफ बढ़ देता है और उसके बालों की लटों को चाहत के कान के पीछे कर देता है। देवांश अब चाहत के खूबसूरत चेहरे को देखता है। वो कई देर तक चाहत के चेहरे को निहारता रहता है और फिर अनजाने में उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूम लेता है। देवांश को इसका एहसास भी नहीं होता है कि उसने अभी अभी अनजाने में क्या किया है। वो चाहत को देखते हुए इतना खो गया था कि उसको एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी देर से चाहत के करीब होके उसे देख रहा है और उसके माथे में अपने होंठ रख दिया है। देवांश अब चाहत से दूर होता है और फिर उसे देख वो उसे अपनी गोद में उठा देता है और चाहत को बेड की तरफ ले जाता है और उसे आराम से बेड में लेटा देता है और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। चाहत जिसे अब तक ठंड लग रही थी वो जैसे ही मुलायम गद्दे और एक गर्माहट का एहसास पाती है तो उसके चेहरे में एक सुकून दिखने लगता है जिसे देख देवांश के चेहरे में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जिसका पता खुद देवांश को नहीं चलता है क्योंकि वो जितनी छोटी स्माइल आई थी उतनी जल्दी गायब भी हो गई थी। देवांश चाहत को देख ही रहा था कि तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है जिसे सुन देवांश अपने होश में आता है और एक नजर चाहत को देख दरवाजे की तरफ चला जाता है। देवांश जैसे ही डोर खोलता है तो उसके सामने एक मेड खड़ी होती है जिसके हाथ में खाने की प्लेट रहती है। देवांश उस मेड से खाने की ट्रे ले उसे जाने का इशारा करता है और फिर डोर बंद कर अंदर आ जाता है। देवांश एक नजर चाहत को देखता है जो आराम से सो रही थी जिसे देख देवांश खाने की ट्रे को कॉफी टेबल पर रख देता है और फिर बैग की तरफ आ चाहत को देख सोचने लगता है कि उसे उठाए कि नहीं। देवांश कई देर तक सोचता रहता लेकिन फिर चाहत के सोते हुए मासूम चेहरे को देख उसका उसे उठाने का मन नहीं करता है। देवांश चाहत को नहीं उठाता है और रूम की लाइट बंद कर एक हल्की बेड साइड की डिम लाइट को ओपन करता है और फिर बेड की दूसरी साइड आके लेट जाता है। देवांश अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो कई देर तक करवट बदलता रहता है लेकिन उसे फिर भी नींद नहीं आती है। देवांश अब चाहत की तरफ देखता है जो बड़े सुकून से सो रही थी। देवांश अब चाहत के सुकून भरे चेहरे को देखने लगता है। वो चाहत को देखते हुए अपना एक हाथ बढ़ाता है और चाहत को अपनी तरफ खींच देता है जिससे चाहत देवांश के सीने से आ लगती है। देवांश चाहत को अपने सीने से लगा उसके चेहरे को देखते रहता है। वहीं चाहत नींद में देवांश के बाहों की गर्माहट को महसूस कर उसके सीने में अपना मुंह छुपाने लगती है जिससे चाहत की गर्म सांसें देवांश को अपने सीने में महसूस होती है। देवांश चाहत की गर्म सांसों को अपने सीने में महसूस कर अपना सिर ऊपर कर अपनी आंखें कस के बंद कर देता है और साथ ही अपनी एक हाथ की मुट्ठी कस देता है। देवांश को चाहत की गर्म सांसों से अंदर से बेचैनी होने लगती है जिससे उसकी सांसें लंबी तेज चलने लगती है। देवांश अपनी आंखें बंद कर खुद को बेचैन होने से रोकने की कोशिश करता है। देवांश के माथे पर पसीना आने लगता है। देवांश अभी खुद को बेचैन होने से रोक ही रहा था कि तभी उसे अपने सीने में गीला गीला सा फील होता है जिससे देवांश झट से अपनी आंखें खोलता है। देवांश अपना सिर नीचे करके देखता है तो उसे चाहत के आंखों में आंसू दिखते हैं
देवांश चाहत के गालों में हाथ रख उसे आवाज देता है, लेकिन चाहत कोई जवाब नहीं देती। चाहत नींद में ही रो रही थी। देवांश गौर से चाहत को देखने लगता है। चाहत देवांश की शर्ट को पकड़ नींद में रोते हुए कहती है, आप मुझे लेने पक्का आएंगे ना? चाहत जैसे ही ये कहती है, उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, आपने वादा किया था आप मुझे लेने जरूर आएंगे, फिर आप क्यों नहीं आया? आप झूठे हैं, आप भी सबकी तरह झूठे निकले। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी वंश। देवांश जैसे ही चाहत के मुंह से वंश सुनता है, उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो चाहत को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। देवांश चाहत की गर्म सांसों को अपने सीने में महसूस कर अपना सिर ऊपर कर अपनी आंखें कस के बंद कर देता है और साथ ही अपनी एक हाथ की मुट्ठी कस देता है। देवांश को चाहत की गर्म सांसों से अंदर से बेचैनी होने लगती है, जिससे उसकी सांसें लंबी तेज चलने लगती है। देवांश अपनी आंखें बंद कर खुद को बेचैन होने से रोकने की कोशिश करता है। देवांश के माथे पर पसीना आने लगता है। देवांश अभी खुद को बेचैन होने से रोक ही रहा था कि तभी उसे अपने सीने में गीला गीला सा फील होता है, जिससे देवांश झट से अपनी आंखें खोलता है। देवांश अपना सिर नीचे करके देखता है तो उसे चाहत के आंखों में आंसू दिखते हैं। देवांश चाहत के गालों में हाथ रख उसे आवाज देता है, लेकिन चाहत कोई जवाब नहीं देती। चाहत नींद में ही रो रही थी। देवांश गौर से चाहत को देखने लगता है। चाहत देवांश की शर्ट को पकड़ नींद में रोते हुए कहती है, आप मुझे लेने पक्का आएंगे ना? चाहत जैसे ही ये कहती है, उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, आपने वादा किया था आप मुझे लेने जरूर आएंगे, फिर आप क्यों नहीं आया? आप झूठे हैं, आप भी सबकी तरह झूठे निकले। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी वंश। देवांश जैसे ही चाहत के मुंह से वंश सुनता है, उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो चाहत को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। देवांश जैसे ही चाहत के मुंह से वंश सुनता है, उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो चाहत को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। देवांश चाहत को घूरने लगता था। देवांश चाहत को खुद से दूर कर उठकर बैठ जाता है और चाहत को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। देवांश चाहत को देखते हुए बेड से उठ जाता है और बिना चाहत की तरफ देखे सीधे रूम से बाहर चला जाता है। देवांश के जाने के कुछ देर बाद चाहत नींद में देवांश की बाहों को ढूंढने लगती है, जिससे उसे एक गर्माहट का एहसास हो रहा था। लेकिन जब उसे वो गर्माहट नहीं मिलती है, तो वो कसमसाने लगती है। उसकी नींद टूटती उससे पहले ही देवांश वापस रूम में आ चाहत के पास आता है और उसके बगल में लेट जाता है और वापस उसे अपने सीने से लगा देता है। चाहत को जैसे ही वापस देवांश की गर्म बाहों का एहसास होता है, वो उसे पकड़ के सुकून से सो जाती है। देवांश चाहत के शांत चेहरे को देखता है। उसके चेहरे में इस वक्त कोई भाव नहीं थे। देवांश कमरे से बाहर गया तो गुस्से में था, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है, उसे एहसास होता है कि वो चाहत के मुंह से किस और का नाम सुन इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता है उसे हो क्या रहा है। वो अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं देते। वो बहुत कोशिश करता है रूम में वापस न जाने की, लेकिन उससे नहीं होता। उसे ऐसा लगता है जैसे वो चाहत से दूर ही नहीं हो पा रहा हो। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। देवांश जैसे जैसे बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। देवांश से जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो वापस रूम में आ जाता है और चाहत को जब ऐसे नींद में उसे ढूंढता हुआ देखता है, तो वो जल्दी से उसके पास लेट जाता है। देवांश चाहत के बालों में हाथ फेर एक तक अब सीलिंग को देखने लगता है। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो सीलिंग को देखते हुए कुछ सोच रहा था। तारांकन अंडस्को सना का रूम अंडस्को। सना अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी आंखों से नींद बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। सना एकदम से बेड से उठ जाती है और अपने बेड में बैठ जाती है। सना को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसे रह रह कर चाहत और देवांश के रिश्ते का ही ख्याल आ रहा था। तनु ने जब से सना को बताया था कि देवांश चाहत से शादी नहीं करना चाहता था, उसके दिमाग में तब से सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर देवांश चाहत से शादी क्यों नहीं करना चाहता था। उसने अयांश को क्यों चाहत से शादी करने को कहा था, और जब अयांश ने चाहत से शादी करने से इनकार कर दिया था तो देवांश ने बिना कोई सवाल जवाब करे बिना चाहत से कैसे शादी कर दी, जबकि वो तो चाहत से शादी नहीं करना चाहता था। फिर ऐसा क्या हो गया जो वो एकदम से रेडी हो गया शादी करने को। और तो और उसने तो आदिल और अयांश को कुछ क्यों नहीं कहा था, जबकि अयांश ने पहले चाहत से शादी करने के लिए हाँ बोला था और फिर लास्ट मोमेंट में उसने चाहत से शादी करने के लिए मना कर दिया था और देवांश ने वो शादी कर ली। और ये चाहत को सेव करने का क्या सीन था। जितना सना को चाहत के बारे में पता था, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। हाँ, वो सम्राट जरूर पागलों की तरह उसका पीछे पड़ा था। उसके सिवा उसे कभी किसने परेशान या उस पर कोई हमला नहीं किया था।
फिर ये सेव करने का क्या मंजरा था? सना के दिमाग में बार बार ये ही सवाल घूम रहा था जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। सना का ये सोच सोच कर सिर दर्द होने लगता है। वो अपने बेड से उठ जाती है और अपने रूम से निकल सीधा बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है। सना बंगलो से बाहर आ गार्डन में आ जाती है और वहां साइड में बने झूले में आके बैठ जाती है और एकटक आसमान में निकले चांद को देखने लगती है। बाहर हल्की हल्की ठंड हो रही थी जिससे सना को ठंड लगने लगती है। सना अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर अपने बाहों से खुद को गले लगा लेती है। सना कई देर तक वहां पर ऐसे ही बैठी रही है। तभी कोई उसके पीछे से आता है और उसके कंधों में पीछे से जैकेट उड़ा देता है। सना जो अपने ही सोच में गुम थी, उसे जब एक गर्माहट का एहसास होता है तो वो खुद को देखती है। वो जब अपने कंधों में जैकेट देखती है तो वो अपना सिर ऊपर कर अपने पीछे देखती है तो कहती है, आप यहाँ। सना के पीछे कोई और नहीं आदिल खड़ा था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो भी बाहर गार्डन में टहलने आया था। लेकिन जब उसकी नजर सना पर जाती, जो खुद ठंड की वजह से गले लगाए एक तक चांद को देख कुछ सोच रही थी, तो वो उसके पास आता है और अपना जैकेट जिसे उसने बाहर आने के लिए पहना हुआ था उसे निकाल सना को उड़ा देता है। आदिल सना को इतनी रात बाहर देख उसे पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ बाहर ठंड में क्या कर रही हो, वो भी इतने हल्के कपड़े पहन के? सना आदिल की बात सुन खुद को देखती है और फिर आदिल से कहती है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए ऐसे ही बिना ध्यान दिए आ गई बाहर। आदिल सना की बात सुन उसके सामने आता है और फिर सना का परेशान चेहरा देख उसके बगल में बैठते हुए कहता है, क्या हुआ, हर वक्त जो शेरनी बनकर घूमती रहती है, आज उसके चेहरे में इतनी टेंशन क्यों दिख रही है? कोई बात है जो सता रही है? सना आदिल की बात सुन उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, आप भी कुछ परेशान दिख रहे हैं। आदिल सना की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता सना को कैसे पता चला कि वो परेशान है, जबकि वो तो हमेशा की तरह सना से नॉर्मली बात कर रहा था। आदिल सना को देख कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? सना आदिल को देखती है और फिर चांद की तरफ देखते हुए कहती है, आप ये जो रोज खुद को हंसता मुस्कुराता दिखाते हैं ना, मैं जानती हूँ आपकी ये मुस्कान फेक होती है। आप अपनी इस मुस्कान के पीछे शायद सबसे अपना दर्द छुपाते हैं, जो शायद बहुत पेनफुल है। आदिल हैरान होकर सना को देखने लगता है। वो कई देर तक सना को देखता है और फिर उससे अपनी नजरें हटा आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि मेरी ये फेक मुस्कान है? मेरी ये रियल की मुस्कान है और मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। सना आदिल को देखने लगती है। वो आदिल को गौर से देखती है और फिर हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, हो सकता है शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी। आदिल सना को देखता है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। आदिल सना से अपनी नजरें हटा देता है और उससे कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही थी? सना सीधा सा जवाब देती है, चाह के बारे में सोच के। आदिल सना की बात सुन उसे नासमझी में उसे देखते हुए बोला, मतलब? सना आदिल को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए आदिल से पूछती है, मैं आपसे कुछ पूछ? आदिल सना को देखता है और फिर हाँ में सिर हिला देता है। सना आदिल को देख कहता है, सर ने चाहत से शादी क्यों की है? आदिल अचानक सना के सवाल को सुन उसे हैरान होके देखने लगता है। आदिल सना को देख बोला, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सना आदिल से कहती है, बस ऐसे ही, वो मुझे बस चाहत की चिंता हो रही थी। आदिल सना को देखता है। उसे पता था सना के दिमाग में जरूर कुछ और चल रहा है। वो सना को देख कहता है, क्यों तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी दोस्त की शादी उसके प्यार से हो गई है। सना ना में अपना सिर हिला के बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वो मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे और चाहत को ये नहीं पता देवांश सर चाहत के लिए भी कुछ फील करते हैं या नहीं। कहीं उन्होंने जबरदस्ती के चलते ये शादी तो नहीं की या फिर चाहत को बचाने के लिए। सना ने ये बचाने वाली बात जानबूझकर बोली थी। वो आदिल के चेहरे को देखने लगती है। आदिल जैसे ही सना के मुंह से चाहत को बचाने वाली बात सुनता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाते हैं। वो सना को देख एकदम से पूछता है, बचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? किससे बचाया उसने चाहत को? सना आदिल के चेहरे के बदलते भाव को देख उसे देखने लगती है और फिर उससे कहती है, सम्राट से? क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? चाहत को किसी और से भी कोई खतरा है क्या? सना का सवाल सुन आदिल जल्दी से अपना सिर ना में हिला कर बोला, नहीं नहीं, तो उन्हें किससे खतरा होगा? वो तो कितनी मासूम है। सना आदिल को देखने लगती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, हाँ आपने सही कहा है। चाहत ने आज किसी को हर्ट नहीं किया। अरे उसने तो आज तक किसी को पलट के जवाब नहीं दिया है, तो उसका भला कौन ही दुश्मन हो सकता है? चाहत की लाइफ बहुत ही सिंपल और सुलझी हुई है। आदिल सना की बात सुनता है तो वो कुछ सोचने लगता है। सना आदिल को सोच में गुम देख झूले से उठ जाती है
और अपने कंधे से आदिल का जैकेट निकाल उसके हाथ में रखते हुए कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। थैंक यू जैकेट के लिए। इतना बोल सना एक नजर आदिल को देख वहां से निकल जाती है। आदिल जो कुछ सोच रहा था सना के जैकेट हाथ में रखने से वो अपने होश में आता है और फिर जाती हुई सना को देखने लगता है। आदिल सना को जाते हुए देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो जाते हैं। आदिल खुद से कहता है, तुम जो जानना चाहती हो वो मैं तुम्हें कभी पता नहीं लगने दूंगा। जनता हूँ तुम चाहत से बहुत प्यार करती हो और तुम्हें उसकी चिंता सता रही है और तुम्हें शायद हम पर शक भी है। लेकिन आई एम सॉरी शेरनी, मैं तुम्हें हमारे मकसद के बीच में नहीं आने दूंगा। तुम हमारे बारे में पता करने की कोशिश करोगी जनता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम हार नहीं मानोगी, इसलिए मुझे तुम्हें रोकने के लिए। इतना बोल आदिल आसमान की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें भटकाना होगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही करना होगा। जनता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते तुम और चाहत हमारे मकसद के बीच आओ। आदिल ये सब अपने मन में सोच रहा था। वो क्या करने वाला था ये कोई नहीं बता सकता था। अब देखना यह था कि आदिल जो सना के साथ करने वाला था वो उसे हट करने वाला था या फिर उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। कुछ नहीं कहा जा सकता था। इतना बोल आदिल आसमान की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें भटकाना होगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही करना होगा। जनता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते तुम और चाहत हमारे मकसद के बीच आओ। आदिल ये सब अपने मन में सोच रहा था। वो क्या करने वाला था ये कोई नहीं बता सकता था। अब देखना यह था कि आदिल जो सना के साथ करने वाला था वो उसे हट करने वाला था या फिर उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। कुछ नहीं कहा जा सकता था। अगली सुबह देवांश का रूम। सुबह के 8 बज गए थे। देवांश और चाहत अब तक सो रहे थे। आश्चर्य की बात थी कि जो देवांश कपूर द फ्यूम्स बिजनेस टाइकून जो हमेशा सुबह के 5 बजे में उठ जाता था आज वो अभी तक सो रहा था। देवांश अभी सो ही रहा था कि तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। पहले नॉक करने पर देवांश नहीं उठा है, लेकिन जब दूसरी बार डोर नॉक की आवाज होती है तो देवांश की नींद खुल जाती है। देवांश अपनी आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखता है और जैसे ही उठाने वाला होता है उसे एहसास होता है कि कोई उसके सीने से दुबक कर सो रहा है, जिसे देख देवांश की आंखें डार्क हो जाती है और वो अपनी डार्क नजर से अपना सिर नीचे करके देखता है। देवांश जैसे ही अपने सीने में लगी चाहत को देखता है तो उसकी आंखें उसे देख एकदम से नॉर्मल हो जाती है। वो चाहत के मासूम चेहरे को देखने लगता है। देवांश चाहत के चेहरे को देखता है जिसके चेहरे पर उसके बाल आए हुए थे, जिसे देख देवांश अपना हाथ उठा चाहत के चेहरे में आए उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है और फिर से चाहत को निहारने लगता है। देवांश को खुद पता नहीं चलता है कि वो चाहत को कब से निहारे जा रहा और क्यों निहारे जा रहा है। देवांश चाहत को अभी देखे ही जा रहा था कि एक बार फिर से उसके रूम का डोर नॉक होता है, जिसे सुन देवांश दरवाजे की तरफ देखता है और फिर चाहत को। देवांश चाहत धीरे से खुद से दूर कर उसका सिर पिलो में रखता है और फिर बेड से उठ एक नजर चाहत को देख दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। देवांश जैसे ही रूम का डोर खोलता है तो उसे अपने सामने आदिल दिखता है। देवांश आदिल को देख अपनी आंखें छोटी कर उसे देख कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। आदिल देवांश की बात सुन अपनी वॉच में टाइम देखता है और फिर देवांश की तरफ अपना हाथ दिखा वॉच पर अपनी उंगली टैप करते हुए कहता है, मिस्टर प्रोफेसर माना कि कल आपकी फर्स्ट वेडिंग नाइट थी। इसका मतलब ये नहीं है आप सुबह के 8 बजे तक सोए रहेंगे। हाँ मानता हूँ कल शायद आपने कुछ ज्यादा ही मेहनत की होगी, ऊपर से आपकी उम्र भी इतनी हो गई है और पहली बार आपने इतनी मेहनत भी की होगी जिसकी वजह से आप इतना थक गए होंगे कि अभी तक सो रहे हैं। लेकिन सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कॉलेज में फिलहाल एक प्रोफेसर हैं, कोई बिजनेस टाइकून नहीं जो आप अपने ऑफिस की तरह अपनी मर्जी से जब चाहे जा सकते हैं। देवांश जैसे ही आदिल की बकवास सुनता है वो उसको घूर के देखने लगता है और फिर उसे घूरते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझे, और तुमने बुढ़ा किसे कहा, मैं अभी सिर्फ 33 का हूँ। मुझे बुढ़ा कहने से पहले खुद को देखो, तुम भी कोई 25 के नहीं हो। आदिल देवांश की बात सुन उसे देखते हुए बोला, हाँ पता है, मैं भी 33 का हूँ, लेकिन मैंने अपनी 25 साल की उम्र में फूल मजे किए हैं, तुम्हारी तरह गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वर्जन नहीं था। देवांश जैसे ही आदिल की बात सुनता है तो वो उसे गुस्से में घूरने लगता है। आदिल देवांश को खुद को घूरता देखता है तो वो उसे देख कहता है, मुझे घूरना बंद कर और जल्दी से रेडी होके नीचे आ, मैं डाइनिंग टेबल में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, और अपनी करंट वाइफ को भी उठा देना, सना उसका वेट कर रही है कॉलेज जाने के लिए। देवांश आदिल की बात सुन बोला, मैं आज लिव में हूँ और मिस सना को भी कह देना वो भी आज लिव ले ले क्योंकि स्नोवी
देवांश इतना बोल चुप हो जाता है। आदिल देवांश के मुंह से स्नोवी शब्द सुन उसे हैरान होके देखने लगता है। वो देवांश को देख बोला, तूने अभी क्या कहा, मैंने कुछ गलत सुना क्या? देवांश अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेता है और फिर आदिल को देखकर बोला, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम मिस सना से कह देना वो आज छुट्टी कर दे, क्योंकि चाहत के पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम आज शॉपिंग में जाएंगे और तुम भी कहीं नहीं जा रहे आज। आदिल देवांश को देख बोला, औक लेकिन हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। देवांश हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो आदिल एक नजर देवांश को देख वहां से चला जाता है और देवांश जाते हुए आदिल को देखने लगता है और डोर बंद कर अंदर आता है। देवांश जैसे ही अंदर आता है तो देखता है चाहत अभी भी आराम से सो रही थी। देवांश ना में अपना सिर हिला वॉशरूम की तरफ चला जाता है। देवांश के वॉशरूम जाने के आधे घंटे बाद चाहत की नींद खुलती है। वो बेड में उठकर बैठ जाती है और जैसे ही खुद को किस अनजान जगह में देखती है तो डर जाती है। वो खुद को देखती है। वो जैसे ही खुद को किसी लड़के की शर्ट में देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। देवांश वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नजर सीधे बेड पर जाती है। वो चाहत को रोता देखता है तो अपने सीने में हाथ रख खुद से ही कहता है, ये लड़की मुझे एक दिन मार के ही छोड़ेगी, ठीक से शौव भी नहीं लेने देती है। देवांश अपने सीने में अपना हाथ रख कर एक लंबी सांस लेता है और अपने कदम चाहत की तरफ बढ़ा देता है। देवांश बेड के पास आ चाहत को देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है, क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गंगा जमुना बहा रही हो? चाहत जैसे ही देवांश की शांत आवाज सुनती है तो वो उसकी तरफ देखती है। देवांश जैसे ही चाहत के चेहरे को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि चाहत का चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था। देवांश चाहत को देख कहता है, क्या हुआ चाहत, आप इतना रो क्यों रही हैं? कहीं दर्द हो रहा है क्या? चाहत जैसे ही देवांश को अपने पास देखती है तो वो बेड से उठ देवांश के गले लग जाती है। देवांश चाहत के अचानक गले लगने से हैरान हो जाता है, लेकिन वो जल्दी ही अपने सेंस में वापस आता है, क्योंकि चाहत उसके सीने से लग रो रही थी। देवांश चाहत को ऐसे रोता देख उसके सिर में हाथ फेर उसे चुप कराते हुए कहता है, चाहत क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं, कुछ हुआ है क्या? चाहत देवांश के बाथरोब को कस के पकड़ लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। देवांश चाहत को खुद से दूर कर उसके चेहरे को देख उसके आंसुओं को साफ कर चाहत को चुप कराने लगता है। कुछ देर बाद चाहत सिसकने लगती है। देवांश चाहत को सिसकते देख उसके गालों में हाथ रख प्यार से पूछता है, चाहत बच्चे क्या हुआ, आप रो क्यों रही थी? चाहत देवांश के इतने प्यार से बात करने पर उसकी तरफ देखती है और फिर से रोते हुए कहती है, वो मैंने जब खुद को यहाँ देखा तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि वो मुझे अपने साथ ले आया है। मैंने जब खुद को इन कपड़ों में देखा तो मैं और डर गई, मुझे लगा उसने मेरे साथ। चाहत इतना बोल फिर से रोने लगती है। देवांश जैसे ही चाहत की बात सुनता है वो उसे अपने सीने से लगा देता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, शश, बच्चे रोते नहीं, कोई आपको कहीं लेके नहीं गया है, आप मेरे साथ हैं, रोना बंद करो। चाहत देवांश को कस के पकड़ लेती है। देवांश समझ जाता है चाहत अभी डर रही है, इसलिए वो चाहत को वैसे ही अपने गले लगाए उसे अपनी गोद में उठा देता है और उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है। देवांश चाहत को वॉशरूम में ला उसे फर्श होने को कहता है। चाहत देवांश को देखती है, उसकी आंखों में देवांश डर साफ देख पा रहा था। देवांश चाहत के गालों में हाथ रख के कहता है, डरो मत, मैं यहीं बाहर हूँ। इतना बोल देवांश चाहत के माथे में अपने होंठ रख देता है और चाहत को देख बाहर आ जाता है। देवांश बाहर आ चाहत के लिए बाथटब में पानी भरता है और फिर वॉशरूम से बाहर आ रूम में आता है और चाहत के लिए अपनी एक ब्लैक कॉलर की शर्ट लेके वॉशरूम में आ जाता है। देवांश जैसे ही वॉशरूम में आता है वैसे चाहत भी बाहर आ जाती है। देवांश चाहत को देख उसके पास आता है और उसे वॉश बेसिन के समाने खड़ा कर उसे ब्रश पकड़ा देता है। चाहत देवांश को देख उसके हाथ से ब्रश करने लगती है। इतने में बाथटब में पानी भी भर जाता है। देवांश अपने हाथ में पकड़ी शर्ट को साइड में बने हेगन में टांग देता है और फिर चाहत को अपनी गोद में उठा बाथटब में बैठा देता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, तुम नहा लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चाहत हाँ में अपना सिर हिला देती है तो देवांश चाहत के गालों में हाथ रख वॉशरूम से बाहर आ जाता है। देवांश वॉशरूम से बाहर आ क्लोजेट रूम में चेंज करने चला जाता है। तारांकन अंडस्को सना का रूम अंडस्को। सना तैयार हो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। वो अपने बालों को बना रही थी कि तभी आदिल उसके रूम में आता है और उसके डोर में नॉक करता है। सना मिरर से डोर की तरफ देखती है। वो जैसे ही डोर में आदिल को खड़ा देखती है तो उसकी तरफ मुड़ उसे कहती है, अरे आप यहाँ। आदिल सना को एक नजर देखता है और फिर उसे कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सना आदिल की बात सुन कहती है, जी बिल्कुल, ये आप ही का घर है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है।
आदिल सना की हाँ बोलने पर उसके रूम के अंदर आते हुए कहता है, जानता हूँ ये हमारा ही घर है लेकिन ये रूम तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारी बिना इजाजत के ऐसे ही तुम्हारे रूम में ऐसे कैसे आ सकता हूँ। सना आदिल की बात सुन उसे देखने लगती है। आदिल सना को ऊपर से लेके नीचे तक एक नजर देखता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, अच्छी लग रही हो। सना आदिल की बात सुन उसे देखने लगती है। आदिल सना के पास आता है और उसके बालों को खोलते हुए कहता है, लेकिन खुले बालों में और भी ज्यादा अच्छी लगोगी। सना आदिल को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। वो आदिल के माथे में हाथ रख आदिल से कहती है, मिस्टर जिंदल आप ठीक तो हैं ना। आदिल जैसे ही सना के मुंह से मिस्टर जिंदल सुनता है, वो उसे देखने लगता है। सना आदिल को ऐसे देखने पर उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर जिंदल आप कहाँ खो गए। आदिल सना के हाथ हिलाने से अपने सेंस में वापस आता है और फिर सना से 2 कदम दूर हो उससे अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, कहीं नहीं, वो मैं तुम्हें यहाँ बस ये बताने आया था। देव ने कहा है कि तुम आज कॉलेज मत जाना, वो चाहत को लेके शॉपिंग में जा रहा है, इसलिए उसने कहा है तुम भी उनके साथ जाओ। तुम तैयार होके नीचे आ जाना, मैं चलता हूँ। आदिल इतना बोल बिना सना की तरफ देखे बिना रूम से बाहर आ जाता है। सना आदिल का अजीब बिहेवियर को देख कहती है, इन्हें क्या हो गया, ये तो अभी तक मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे फिर अचानक मुझे इग्नोर क्यों करने लगे, ये सच में बहुत अजीब है। सना ये बोल फिर से मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को देखती है। सना अपने खुले बाल देख खुद को देखती है और खुद से कहती है, क्या मैं सच में खुले बालों में अच्छी दिखती हूँ। सना खुद को ध्यान से देखती है, फिर ना में अपना सिर हिला के कहती है, नहीं चुड़ैल दिखती हूँ, और इतना बोल सना अपने बालों को पॉनीटेल में बंद देती है। आदिल का रूम। इधर आदिल सना के रूम से निकल सीधे अपने रूम में आता है और जोर से दीवार में एक पंच मारता है। आदिल की आंखें लाल हो रखी थी। आदिल के कानों में एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मिस्टर जिंदल। आदिल अपने बैक साइड में जाता है और बैक साइड के ड्रॉ को खोल उसमें से एक फोटो निकालता है। आदिल जैसे ही उस फोटो को देखता है, वो उसे लेके बेड में बैठ जाता है और उस फोटो को देखने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।